हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म हम पढ़ रहे हैं। तो बुद्धिज़्म में कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जैसे हमने ये देख लिया था कि बुद्धिज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। स्टार्ट करने से पहले तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए यानी कि FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और RO सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे ये सभी PDFs प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अमेजन प्राइम जिस तरह से चलता है, उसी तरह से RO सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो डेली मिल रही हैं, और डेली MCQ टेस्ट प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बायोग्राफी जो थी बुद्ध की, वो भी हमने पढ़ी थी। और आज हमें ये पढ़ना था कि किस तरह से ये जो दूसरे रिलीजन्स हैं ये आने शुरू हुए, यानी कि बुद्धिज़्म क्यों आया, जैनिज़्म क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण थे, ये समझने बहुत ज़रूरी है। पहले आप बुद्धिज़्म को पढ़ लें, बुद्धिज़्म के बाद हम जैनिज़्म को कवर कर लेंगे। तो बुद्धिज़्म से आने वाले सवाल और जैनिज़्म से आने वाले सवाल, आप सभी के सभी सवाल करके आ पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इन वीडियो को कई बार देख लेना है, या आपके पास अगर PDF है तो आप उसको रिवाइज करते रहें। तो अब बात आती है कि वो क्या कारण हैं जो वैकल्पिक धर्मों को जन्म देते हैं। तो पहला कारण तो यही मान लीजिए कि क्षत्रिय क्लास रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास, यानी जो पुरोहित वर्ग हैं, ब्राह्मणों हैं, उनके वर्चस्व के प्रति क्षत्रिय वर्ग का आक्रोश। तो ऑर्डर ऑफ हायरार्की जो था, वर्ण सिस्टम अगर हम देखें तो जो चतुर्वर्ण सिस्टम था, उसके हिसाब से सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उनके नीचे क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य थे और फिर शूद्र थे। तो क्षत्रिय हु वर रैंक्ड सेकंड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द वेरियस प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय देम। अब देखिए तरीके से अगर हम देखें, वर्ण सिस्टम के अनुसार देखें, तो नंबर 1 पर कौन है, ब्राह्मण है, और नंबर 2 पर कौन है, क्षत्रिय हैं। तो यहाँ पर अब क्षत्रियों ने जो दूसरे स्थान पर थे, उन्होंने ये आपत्ति दर्ज की कि ब्राह्मणों को नंबर 1 पे क्यों रखा जा रहा है, यानी उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडों के वर्चस्व और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न विशेषाधिकारों पर कड़ी आपत्ति जताई। ये क्षत्रियों का कहना था। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे लॉर्ड महावीर रहे हों, जो जैन धर्म के प्रोपोनेंटर थे, ये दोनों के दोनों क्षत्रिय से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट द बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट्स एट मैनी प्लेसेस रिजेक्ट द ब्राह्मणिकल क्लेम टू सुपीरियरिटी एंड प्लेसेस इटसेल्फ हायर देन द ब्राह्मण्स। अब ये भी हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं पाली की लैंग्वेज में, उसमें कई बार ये बताया गया है, ये धर्म की बात नहीं है, ये इंसान की बात है। इंसान हर इंसान अपने आप को दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि जो ब्राह्मणिकल क्लेम है, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे, उनका जो क्लेम था कि भाई हम सुपीरियर हैं, उनसे बढ़कर दिखाया गया है क्षत्रिय लोगों को। तो ये सिंपल सी बात है, ये इंसान की प्रवृत्ति है कि प्रति इंसान अगर हम देखें तो हर एक इंसान जो है वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है दूसरे इंसान से। फिर आता है राइज ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दैट नीडेड एनिमल हस्बेंड्री। तो नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें पशुपालन की आवश्यकता भी बढ़ी। 6th सेंचुरी BC के अगर हम आसपास देखें तो देर वॉज अ शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 6th सेंचुरी BC के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, यानी कि
जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी में, यानी कि जो केंद्र था अर्थव्यवस्था जहाँ पे चल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे होती थी, आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ होती थी और राजनीतिक गतिविधि जो हो रही थी, पहले वो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ करती थी, अब यहाँ से चीज़ें शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, ईस्टर्न यूपी यानी कि पूर्वी यूपी में और बिहार में चली गई। वेयर द लैंड वॉज मोर फर्टाइल ड्यू टू अबेंडेंट रेनफॉल, वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, उपजाऊ हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। इट बिकेम ईजियर टू यूटिलाइज द आयरन रिजर्वायर ऑफ बिहार एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोहे का भंडार था वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, और उसके वजह से लोहे के जो इक्विपमेंट्स थे वो भी बनने स्टार्ट होने लगे। पीपल स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर आयरन टूल्स लाइक प्लग शेयर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, और लोगों ने धीरे धीरे जो लोहे के टूल्स थे, आयरन के टूल्स थे, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया खेती करने के लिए। द यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर, यानी कि जो आयरन का, लोहे का जो हल होता था, जब उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ बुलक्स, और इसके वजह से जो जानवर थे, यानी कि जैसे कि जो बुलक्स थे, मवेशी थे, उनका इस्तेमाल बढ़ने लगा, विच मेंट दैट द एज ओल्ड कस्टम इन द वैदिक एज ऑफ किलिंग एनिमल्स एज सेक्रीफाइसेज वुड हैव टू बी अबेंडेंड। अब देखिए ये बहुत समझदारी और बहुत समझने की बात है। पहले वेदों के हिसाब से जब कर्म कांड हुआ करते थे तो उसके टाइम पे जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन जब एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जब जानवरों का उपयोग होना शुरू हो गया खेतों के अंदर, तो अब अगर उनकी बलि दी जाएगी तो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो लोगों ने उनकी बलि देना बंद कर दिया। यानी कि जो वैदिक कर्म कांड में लिखा हुआ था कि उनकी बलि देनी है, तो इंसानों ने उनकी बलि देनी बंद कर दी, क्योंकि अब उनको नुकसान हो जाएगा, अगर उनकी बलि देंगे तो वो खेती में उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। The flourishing of animal husbandry became intermittent to raise a potential animal population to take up the work that was required to uphold the agriculture sector development। तो धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री बढ़ने लगी, और इसके वजह से क्या हुआ कि एनिमल पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, जानवरों की जो जनसंख्या थी वो जो पशु आबादी थी उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि पशुपालन का फलना फूलना आसान हो गया। बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस, चाहे बौद्ध धर्म को फॉलो करो और चाहे जैन धर्म को फॉलो करो, वो हर प्रकार की जो सेक्रीफाइसेस है, बलिदान देना है, उसको मना करते हैं। सो द पीजेंट क्लास वेलकम्ड इट, तो इसलिए जो किसान थे, किसान वर्ग ने इसका स्वागत किया, क्योंकि उनके जानवर अब मारे नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट आता है वैश्य एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स फेवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज दे ईर्न्ड फॉर अ बेटर सोशल एंड पीसफुल लाइफ। जो वैश्य समाज के लोग थे या फिर जो मर्केंटाइल ग्रुप्स थे, यानी कि जो बिजनेस करने वाले लोग थे, व्यवसाय करने वाले लोग थे, उन्होंने भी बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को फेवर किया, क्योंकि वो बेटर सोशल लाइफ और पीसफुल लाइफ चाह रहे थे, यानी कि सामाजिक ज़िंदगी और एक जो शांतिपूर्ण ज़िंदगी थी उसकी डिमांड कर रहे थे। तो एग्रीकल्चरल बूम हुआ, लेड टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड। एग्रीकल्चरल बूम आने की वजह से जो खाने का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ने लगा, विच ऑल्सो हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड अर्बन सेंटर्स। तो कृषि में उछाल के कारण जो खाद्य उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई, जिसके कारण व्यापार बढ़ने लगा, शिल्प उत्पादन भी वहाँ पे बढ़ने लगा, और शहरी केंद्रों के विकास में भी मदद मिली। फिर डिस्कवरी हुई थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स बाय द न्यूमिस्मैटिस्ट्स रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन दिस एरा। तो इस जमाने के, उस सदी के जो हज़ारों सिक्के मिले हैं, चांदी के और कॉपर के, तांबे के पंच मार्क वाले जो सिक्के मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि उस समय का जो ट्रेड था बहुत ज़्यादा फलता फूलता था। दिस पीरियड इज़ नोन एज द एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गौतम बुद्ध के टाइम का जो एरा हुआ करता था, 6th सेंचुरी BC के आसपास का जो एरा था, वो सेकेंड अर्बनाइजेशन का एरा कहा जाता था। सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी दूसरी बार जो शहरीकरण था उसका एरा कहा जाता था। दूसरी बार इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो पहला एरा था वो था हड़प्पन के टाइम पे। जिस टाइम पे हड़प्पा और मोहनजोदारो जब सेटलमेंट हुआ था, वो फर्स्ट एरा था अर्बन सेटलमेंट का, और दूसरी बार कब हुआ? दूसरी बार हुआ इसी टाइम पे 6th सेंचुरी BC के आसपास। एज मैनी एज 60 टाउन्स, उस टाइम पे 60 से ज़्यादा शहर जो थे उस टाइम पे बसे थे, जैसे कि राजगिरी हो, श्रावस्ती हो, बनारस हो, वैशाली हो, चंपा हो, 600 से लेकर 300 BC तक, यानी कि इन 300 सालों में। वैश्यज एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स रोज टू अ बेटर इकोनॉमिक पोजीशन। जो वैश्य समाज के लोग थे और दूसरे जो व्यापारिक समूह थे वो अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन पे पहुँचे, बेटर इकोनॉमिक पोजीशन पे पहुँचे।
तो दे रोज टू अ बेटर इकोनॉमिक पोजिशन एंड प्रिफर टू पेट्रोनाइज नॉन वैदिक रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थ्रू सब्सटेंशियल डोनेशंस। अब जो वैश्य थे और जो दूसरे व्यापारिक समूह थे वो अब बेहतर आर्थिक स्थिति में पहुंचने लगे और इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को और जैन धर्म जैसे जो गैर वैदिक धर्म हुआ करते थे, यानी कि ये क्योंकि वैदिक धर्म कौन सा हो गया, ब्राह्मणों वाला हो गया, हिंदू धर्म हो गया, सनातन धर्म हो गया, तो ये जो गैर वैदिक धर्म थे उनको पर्याप्त धन था वो देने लगे, यानी कि दान देने लगे, जिससे कि ये दोनों रिलीजन जो हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म का रिलीजन हो चाहे जैनिज़्म का रिलीजन हो, वो फलने फूलने लगा। एज बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म प्रमोटेड पीस एंड नॉन वायलेंस, दिस कुड पुट एन एंड टू वॉर्स बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझिए। जिन जिन महाराजाओं ने भी बुद्धिज़्म धर्म को और जैनिज़्म धर्म को अपनाया, उन धर्मों को अपनाने के बाद उन राजाओं ने लड़ाइयाँ बंद कर दी, क्योंकि बुद्धिज़्म धर्म हो चाहे जैनिज़्म धर्म हो, दोनों ने नॉन वायलेंस से सिखाया। दोनों ने सिखाया कि आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे, चाहे छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो, आप किसी को नहीं मारेंगे। तो जब उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो जैनिज़्म धर्म हो, तो जो अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, उन्होंने जो लड़ाई करनी थी वो बंद कर दी। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने शांति और अहिंसा को बढ़ावा दिया और ये विभिन्न राज्यों के बीच युद्धों को समाप्त कर सकता है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रमोट फर्दर ट्रेड एंड कॉमर्स। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब साम्राज्य में सुख शांति आती है तो उसकी वजह से वहाँ पर समृद्धि भी आती है। तो सुख शांति समृद्धि एक साथ रहती है, और समृद्धि कब आएगी, जब वहाँ पे अच्छे से ट्रेड होगा। तो इस वजह से जब वहाँ पे लड़ाइयाँ बंद हो गई तो ट्रेड बढ़ने लगा, एंड कॉमर्स विच वॉज बेनिफिशियल फॉर दिस इकोनॉमिक क्लास। और जो वहाँ की इकोनॉमिक क्लास थी, यानी कि जो व्यापार करने वाली जो वर्ग था, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय पीपल। तो लोगों द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सरल एवं शांति केंद्रित सिद्धांतों को लोगों द्वारा बखूबी स्वीकार किया गया। तो कॉमन मासेस वेलकम्ड द न्यू रिलीजन्स। जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन मास थी, आम जनता थी, उन्होंने बहुत अच्छे से नए रिलीजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके वजह से शांति आ रही थी, पीस आ रही थी और सोशल इक्वालिटी आ रही थी, यानी कि समाज में समानता आ रही थी। सिंपल एंड एस्केटिक लिविंग, यानी कि सरल और तपस्वी जीवन का उन्होंने प्रचार किया, चाहे वो जैनिज्म धर्म हो और चाहे वो बुद्धिज्म हो। पीपल वॉन्टेड रिलीफ फ्रॉम द ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड ईयर्न टू लिव अ पीसफुल एंड अनकरप्ट लाइफ। तो लोग उस टाइम पे त्रस्त हो गए थे कि जो उस टाइम पे सामाजिक दिक्कतें चल रही थी, लोगों को सामना करना पड़ रहा था जिन चीज़ों का, तो अब वो चाहते थे कि उनको शांतिपूर्ण जीवन मिले। तो वो चीज़ें इस रिलीजन ने, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन ने और चाहे जैनिज्म रिलीजन ने आकर प्रोवाइड की। नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म के टीनेट्स। अगर हम देखें, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखें, क्योंकि ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बुद्धिज्म पर रिलेटेड है, तो इसलिए हम बुद्धिज्म पहले सब चीज़ें कवर करेंगे, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। बुद्धिज्म में किताब कितनी हैं, त्रिपिटक क्या होते हैं, हीनायान कहा क्या है, महायान क्या है, थेरावेदा बुद्धिज्म क्या है, सब चीज़ें देखेंगे। सब आप बस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा, सब चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, इसको कवर कर लेंगे तो बुद्धिज्म धर्म से सब जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर हो जाएंगी और एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। तो बात करते हैं टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म आस्क्ड, यानी कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा टू अवॉइड द टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस इन वर्ल्डली प्लेजर एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एब्सिस्टेंस एंड एस्केटिज्म। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे सांसारिक सुखों में लिप्त होना और कठोर संयम और वैराग्य के अभ्यास के इन दो चरमों से बचें, यानी कि आपको इसमें एक्सट्रीम नहीं जाना। ही एस्क्राइब्ड इंस्टेड द मध्यम मार्ग। तो उन्होंने ये कहा, ना तो आप ऐसा हो कि बिल्कुल ही सब चीज़ों से अलग हो जाओ और ना ऐसा हो कि बिल्कुल ही आप लोभ तृप्ति में हो जाओ। आपको एक बीच का मध्यम मार्ग चुनना है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि भाई मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में ना होके आप एक मध्यम मार्ग फॉलो करो, या मिडल पाथ विच वॉज टू बी फॉलोड। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ। तो उनके अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार, हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है अपनी ज़िंदगी की अपनी खुशी में। यानी कि अगर आप खुश हैं या आप अगर आप दुख में हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है। स्ट्रेसिंग अपॉन द इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने इस चीज़ पे जोर दिया कि एक इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट है, यानी कि आप व्यक्तिवादी हैं, यानी कि आप व्यक्तिवादी घटक पर उन्होंने जोर दिया कि हर चीज़
एक पर्सन के साथ जो हो रही है वो उस पर्सन से ही रिलेटेड है, यानी कि वो उस पर्सन के ही इर्द गिर्द घूमती है, वो पर्सन की जैसी भी एक्टिविटीज़ हैं उस वजह से वो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। जो मेन टीचिंग्स हैं बुद्धिज़्म की आर एनकैप्सुलेटेड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट और 4 नोबल ट्रूथ्स और आर्या संचाची एंड 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगी का मार्ग। तो जो बुद्धिज़्म की जो मेन टीचिंग्स हैं, मुख्य जो शिक्षाएं हैं, वो 4 महान सत्य में व्याख्या है उनकी, या उनको आर्या सच्चानी कहते हैं कि ये वो जो सच है, यानी कि 4 सच क्या हैं, और 8 फोल्ड पाथ है जिसको हम अष्टांगी का मार्ग कहते हैं। तो यानी कि अष्टांग का मतलब हो गया 8 फोल्ड, 8, अष्ट का मतलब होता है हिंदी में 8। तो अब 4 नोबल ट्रुथ क्या हैं जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। उन्होंने सबसे पहला जो सत्य बताया है वो है दुख, कि सफरिंग जो है वो एसेंस है वर्ल्ड की, यानी कि अगर आप जीवन में हैं, अगर आप जीवित हैं, चाहे मनुष्य योनि में आपका जन्म है, चाहे किसी जानवर की योनि में, किसी भी एनिमल की फॉर्म में आपका जन्म है, दुख होना स्वाभाविक सी बात है कि दुख तो आएगा ही आएगा। एज पर बुद्धिज़्म एवरीथिंग इज सफरिंग सबम दुखम। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग सब चीज़ में दुख है, यानी कि हर चीज़ दुख में है, यानी कि सबम दुखम, यानी कि सब चीज़ों में पीड़ा है, सब चीज़ों में दुख है। इट रेफर्स टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस पेन एंड नॉट ओनली द एक्चुअल पेन एंड सोरो एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो उन्होंने रेफर किया है टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस पेन, यानी कि यह दर्द का अनुभव करने की क्षमता को संदर्भित करता है, एंड नॉट ओनली द एक्चुअल पेन एंड सोरो एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तृष्णा, तृष्णा का मतलब है डिज़ायर, कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, इज़ द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। अब बात यह है कि ये तो हमें पता चल गया कि भाई दुख तो है, यानी कि लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं दुख में, यानी कि दुख है उनको, लेकिन वो दुख किस वजह से है? वो दुख है आपकी इच्छाओं की वजह से। अगर हम अपनी इच्छाएं सीमित कर लेंगे तो हमें दुख होना बंद हो जाएगा, दुख होना कम होगा। अगर हम इच्छा करेंगे कि हमारे हाथ में राडो की घड़ी हो या रोलेक्स की घड़ी हो, तो हम उसके लिए प्रयत्न करें, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ ना मिल पाए तो आपको दुख होगा। वो दुख इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले इच्छा की थी। तो उनका कहना ये है कि जो तृष्णा है, डिज़ायर है, वो सफरिंग का सबसे मुख्य कारण है। एवरी सफरिंग हैज़ अ रीज़न। कोई भी आपको अगर दुख होगा, आपके जीवन में कोई दुख आएगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, एंड इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग। समुदय इसको कहा गया, और ये सिंपल सी बात है कि ये पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे आप अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट कहा गया कि सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, उसको निरोध कहा गया, यानी कि सफरिंग जो है, जो आपका दुख है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर कर। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांग मार्ग। तो अब हम कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि हमें दुख ना हो? तो निरोध जो है कि हमें दुख ना हो, ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए अष्टांगी का मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज़्म का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या है देखें अगर, तो 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटी हैं। तो उनकी हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू नॉलेज। अब उसमें नॉलेज भी हो सकती है, कंडक्ट भी होगा कि कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसा आपको आचरण करना है, एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, और किस तरह से हमें ध्यान प्रथाएं जो हैं उनको फॉलो करना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली बात आती है राइट व्यू, यानी आपका जो दर्शन है वो सही होना चाहिए। राइट इंटेंशन, इरादा, यानी आपकी जो इच्छा है, इरादा है, वो सही होना चाहिए। आपकी जो बात है, भाषण है, राइट स्पीच, आप जो बोलते हैं वो सही होना चाहिए। आप जो करते हैं, एक्शन जो आपका है वो सही होना चाहिए। उसके बाद लाइवलीहुड, यानी कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, जिस चीज़ से आप कमा रहे हैं, जो आपकी लाइवलीहुड है, रोजी रोटी है, वो सही होनी चाहिए। माइंडफुलनेस, यानी कि जो दिमाग से आप काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। आपके प्रयास सही होने चाहिए, और आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है वो भी सही होना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें हैं कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये सब चीज़ें राइट राइट होनी चाहिए, तभी आपके आंसर्स भी राइट राइट होंगे। दुख एंड इट्स एक्सटिंक्शन आर सेंट्रल टू द बुद्धास डॉक्ट्रिन। अब देखिए उनका कहना यह है कि दुख और उसका ख़त्म होना, उसका विलुप्त होना, ये बुद्ध की जो डॉक्ट्रिन थी, बुद्ध ने जो समझाया सिखाया, उसके इर्द गिर्द यही चीज़ें घूमती थी, या वो जो उनकी टीचिंग्स थी वो इसके इर्द गिर्द घूमती थी। आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनका कहना ये था कि हमें अपने जीवन में से दुखों को कैसे हटाना है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। सफरिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू द एक्चुअल पेन। उनका कहना ये है, सफरिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक्चुअल बॉडी में पेन हो रहा है तो वो सफरिंग है, बट ऑल्सो टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, यानी कि अगर आपको ऐसे महसूस भी हो रहा है, दुख की फीलिंग्स भी अगर आपको आ रही है,
तो उस चीज़ों को भी हमें ख़त्म करना है। एसेंस ऑफ बुद्धिज़्म इज़ द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो बुद्धिज़्म का जो एसेंस है यानी कि जो सार है वो है ज्ञान की प्राप्ति होना। बुद्धिज़्म का जो सार है वो ज्ञान की प्राप्ति है। इट पॉइंट्स टू अ वे ऑफ लाइफ दैट अवॉइड्स सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनाइल। तो अब ये किस तरह की ज़िंदगी को जीने की बात करता है? ये जीवन के एक ऐसे तरीके की ओर इशारा करता है जो आत्मभोग और आत्म इनकार से बचाता है। देयर इज़ नो सुप्रीम गॉड और डाइटी इन बुद्धिज़्म। ये सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्धिज़्म के अंदर मूर्ति पूजन नहीं है, डाइटी नहीं है, या सुप्रीम गॉड नहीं है, या डाइटी नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं। अल्टीमेट गोल जो है बुद्ध की टीचिंग्स का वो क्या है? अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, कि हमें निर्वाणा चाहिए। विच वॉज नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस। निर्वाणा अपने आप में कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप कहीं जाएंगे। तो इस आफ्टर लाइफ वाली थ्योरी पे बुद्धिज़्म काम ही नहीं करता है। तो जब वो उस चीज़ पे काम ही नहीं करता है तो निर्वाणा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मरने के बाद कहीं जाएंगे। ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एंड कुड बी अटेन्ड इन दिस लाइफ। और ये इसी जीवन में जिस टाइम पे आप जी रहे हैं उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब गौतम बुद्ध कर पाए हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बुद्ध ऑल्सो established कोड ऑफ कंडक्ट बोथ फॉर द मोनेस्टिक ऑर्डर एंड द लेमन टू फॉलो विच आर ऑल्सो नोन एज द 5 प्रिसेप्ट्स और पंचशील एंड रिफ्रेन फ्रॉम देम। बुद्ध ने कोड ऑफ कंडक्ट बताया, यानी कि जो मठों में लोग रहते हैं, मठवासी जो व्यवस्था है, और आम आदमी दोनों के लिए एक आचार संहिता की स्थापना की। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब वो आचार संहिता, कि लोगों को कैसी कैसी चीज़ें फॉलो करनी है, और उनको हम 5 प्रिसेप्ट्स कहते हैं, यानी कि पंचशील कहते हैं। तो वो पंचशील क्या है? और वो पंचशील जिनसे हमें दूर रहना है, रिफ्रेन फ्रॉम देम, यानी जिनसे हमें दूर रहना है, वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहला तो है वॉयलेंस, यानी कि आपको हिंसा में शामिल नहीं होना है। स्टीलिंग, आपको चोरी वगैरह नहीं करनी है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी कि यौन दुराचार नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड हैं तो सिर्फ आप सेक्सुअल एक्टिविटी में उन्हीं के साथ इंडल्ज होंगे, किसी गैर पुरुष या गैर महिला के साथ इंडल्ज नहीं होंगे। लाइंग या गॉसिप करना, यानी कि झूठ बोलना या गपशप करना। गॉसिपिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करना, किसी की बुराई करना, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप नहीं लगेंगे। टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज, जैसे कि ड्रग्स या ड्रिंक्स। और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि नशीले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप अगर आप मद्यपान करें, यानी कि आप शराब पिएं या सिगरेट वगैरह पिएं, तो इन सब चीज़ों से, ड्रग्स लें, इन सब चीज़ों से मना करा है। बुद्ध की टीचिंग्स जो है वो ये कहती हैं। नेक्स्ट आता है अल्टीमेट एम क्या था बुद्ध की टीचिंग्स का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इनको लगातार देखते रहिए। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।